हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल को सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि इस चैनल का जो भी पीडीएफ मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से किया जाएगा। और पीडीएफ मटेरियल के अलावा भी आपको टेलीग्राम चैनल पर क्विज और प्रैक्टिस करवाया जाएगा, जिससे आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें। तो चलिए इस क्लास में आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें हम आपको कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान का क्रैश कोर्स 800 प्लस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विद क्वेश्चन बैंक का पार्ट 3 करवाने वाले हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम इस सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के क्रैश कोर्स में आपको टोटल 20 क्लास करवाएंगे और यह इसका पार्ट 3 है। अगर आपने इसका 1 और 2 तक के क्लास की वीडियो को अटेंड नहीं किया तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक सोशल साइंस क्रैश कोर्स के प्लेलिस्ट में जाकर इसके अन्य 2 पार्ट की वीडियो को भी जरूर देख लें, क्योंकि अगर आप सिर्फ इन 20 पार्ट को अटेंड कर लेते हैं तो आप 100% सोशल साइंस के एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाइएगा। इसमें क्वेश्चन बैंक के भी सभी क्वेश्चन को कवर कर लिया गया। तो चलिए इसमें पार्ट 3 में तीसरे क्लास में आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन देश था। अर्थात जो इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध देश था, उस देश का नाम क्या था। इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया या फिर प्रसा। तो अगर आपको इन क्वेश्चंस का आंसर पहले से पता है तो आप कमेंट सेक्शन में इन क्वेश्चंस का आंसर देते हुए चलिएगा। और अगर आपके लिए यह क्वेश्चन नया है तो आप इन क्वेश्चन को अच्छे से समझते हुए और एकदम इस वीडियो में लास्ट तक बने हुए रहेगा, ताकि आपको सभी के सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आ चुके। सिर्फ मुझ पर बिलीव करके इस वीडियो में लास्ट तक बने हुए रहिएगा। तो इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन सा देश था। तो इटली और जर्मनी के विरुद्ध जो देश था उस देश का नाम था ऑस्ट्रिया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध जो देश था उस देश का नाम ऑस्ट्रिया था। जालविरायन एक संस्था थी। जो जालविरायन थी, यह एक कैसी संस्था थी। क्रांतिकारियों की संस्था थी, व्यापारियों की, विद्वानों की या फिर पादरी सामंतों की। तो जालविरायन एक व्यापारियों की संस्था थी, मतलब एक संगठन थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जालविरायन एक व्यापारियों की संस्था थी। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ। यह जो साम्यवादी शासन था उसका सबसे पहला प्रयोग, मतलब सबसे पहले साम्यवादी शासन का प्रयोग कहाँ हुआ था। रूस में, जापान में, चीन में या फिर क्यूबा में। तो रूस में ही सबसे पहले साम्यवादी शासन लागू किया गया था, वहीं सबसे पहले साम्यवादी शासन को चलाया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा रूस। हिंद चीनी क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय में अमेरिकी राष्ट्रपति थे। हिंद चीनी क्षेत्र में जो अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति थे, उस अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम क्या था। वाशिंगटन, निक्सन, जॉर्ज बस या फिर रूजवेल्ट। तो जो हिंद चीनी क्षेत्र के अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उस राष्ट्रपति का नाम था निक्सन। वही अमेरिका के राष्ट्रपति थे हिंद चीन के अंतिम युद्ध के समाप्ति के समय। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा निक्सन। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में इनका आंसर देते हुए चलिए। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी। जो गदर पार्टी की स्थापना थी वह कब की थी और किसके द्वारा की गई थी। गुरदयाल से 1916 ने की थी, चंद्रशेखर आजाद 1920 के द्वारा हुई थी, लाला हरदयाल के द्वारा 1913 में ईस्वी में हुई थी, या फिर सोहन सिंह बाखना के द्वारा 1918 ईस्वी में हुई थी। तो जो गदर पार्टी की स्थापना की गई थी वह लाला हरदयाल के द्वारा 1913 ईस्वी में की गई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन है आपका, इसी क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो लाला हरदयाल ने की थी। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो 1913 ईस्वी में हुई थी। तो गदर पार्टी की स्थापना कब और किसने की थी। तो लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में की थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था। यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जा चुका है और क्वेश्चन बैंक में भी रिपीटेड क्वेश्चन है कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था वह किस तिथि को हुआ था, किस तारीख को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, 14 अप्रैल 1919 ईस्वी को, 15 अप्रैल 1919 ईस्वी को, या फिर सभी गलत हैं। तो 1919 ईस्वी और अप्रैल आपको सभी ऑप्शन में सही देखने को मिलेगा। सिर्फ आपको तारीख याद रखना है कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड था वह 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई थी। एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को लागू की गई थी। जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था, मुद्रा प्रदान अर्थव्यवस्था, शिथिल अर्थव्यवस्था या फिर सभी। तो एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित होकर ही मुद्रा प्रदान अर्थव्यवस्था को लागू किया गया था, जिसमें सिर्फ और सिर्फ नोट से, सिर्फ और सिर्फ पैसे से सभी काम चलता है, अर्थव्यवस्था चलती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। मुद्रा प्रदान अर्थव्यवस्था को लागू की गई है। आधुनिक काल में औद्योगिक इकाई ने किसके स्वरूप को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। अर्थात जो आधुनिक काल है उस आधुनिक काल में औद्योगिक इकाइयों ने स्वरूप को, किसके स्वरूप को बिल्कुल ही गंभीर रूप से प्रभावित कर दिया है। ग्रामीकरण, शहरीकरण, कस्बों या फिर बंदरगाहों। तो जो शहरीकरण था उस शहरीकरण को बहुत ही गंभीर रूप से प्रभावित किया आधुनिक काल के औद्योगिक इकाई ने। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शहरीकरण।
विश्वव्यापी संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? यह जो विश्वव्यापी आर्थिक संकट था वह किस वर्ष आरंभ हुआ था, किस वर्ष शुरू हुआ था? 1914 ईस्वी में, 22 ईस्वी में, 1929 ईस्वी में, फिर 1927 ईस्वी में। तो जो विश्वव्यापी आर्थिक संकट था वह 1929 ईस्वी में ही प्रारंभ हो गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विश्वव्यापी आर्थिक संकट 1929 ईस्वी में पारित हुआ था। आज़ादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित हुआ था? आज़ादी के बाद एक समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम पारित किया गया था, तो वह कब पारित किया गया था? 1951 ईस्वी में, 53 ईस्वी में, 1954 ईस्वी में या फिर 1956 ईस्वी में? तो आज़ादी के बाद जो समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम पारित किया गया था वह 1951 ईस्वी में पारित किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा, 1951 ईस्वी में पारित हुआ था। एल्यूमिनियम बनाने में किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? जो हमारा एल्यूमिनियम है उसको बनाने में किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? किस खनिज के बिना एल्यूमिनियम नहीं बनाया जा सकता है? मैग्नीज, टीन, लोहा या फिर बॉक्साइट? तो बॉक्साइट का एक स्केल एल्यूमिनियम होता है, तो पैक्सोइट की बॉक्साइट खनिज के बिना एल्यूमिनियम को नहीं बनाया जा सकता। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बॉक्साइट। एल्यूमिनियम खनिज बनाने के लिए बॉक्साइट खनिज की आवश्यकता पड़ती है। देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? अर्थात जो हमारा भारत देश है उस भारत देश में तांबा जो है वह कुल तांबे का भंडार कितना है? 100 करोड़ टन, 125 करोड़ टन, 10 करोड़ टन या फिर 175 करोड़ टन? तो जो हमारा देश है उसमें तांबे का कुल भंडार सिर्फ और सिर्फ 10 करोड़ टन ही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 10 करोड़ टन देश में तांबे का कुल भंडार है। निम्न प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है? अर्थात ये 4 प्रकार की प्राकृतिक संपदाएं दी गई और पूछा जा रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा प्राकृतिक संपदा है जिसका भंडार सीमित है, अर्थात वह खत्म हो सकता है? कोयला, हवा, मिट्टी या फिर सौर शक्ति? तो आप सौर शक्ति का जितना चाहे उतना निर्माण कर सकते हैं, सौर ऊर्जा से, सूर्य के प्रकाश से। मिट्टी तो बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा है और हवा भी कभी भी खत्म होने वाली नहीं, लेकिन कोयला एक ऐसी प्राकृतिक संपदा है जो उसका सीमित भंडार यह समाप्त हो सकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, कोयला प्राकृतिक संपदाओं का एक भंडार सीमित होता है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। जो यूरेनियम है उसका प्रमुख उत्पादक स्थल क्या है? डिगबोई, झरिया, घाटशिला फिर जादूगोड़ा? तो मतलब जो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है जादूगोड़ा। जादूगोड़ा नामक स्थान पर यूरेनियम सबसे अधिक उत्पादित किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल जादूगोड़ा है। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है? अर्थात भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिस राज्य में सौर ऊर्जा की जो विकास है, जो सौर ऊर्जा का उत्पादन है सबसे अधिक किया जा सकता है? असम में, अरुणाचल प्रदेश में, राजस्थान में, फिर मेघालय में? तो भारत का राजस्थान एक ऐसा राज्य है क्योंकि वहाँ बहुत सारे मरुस्थल पाए जाते हैं, सहारा रेगिस्तान पाया जाता है, थार रेगिस्तान पाया जाता है और वहाँ सूर्य का प्रकाश बहुत ही तेजी से जाता है और उस तेजी से प्रकाश के सौर ऊर्जा के विकास को सर्वाधिक संभावना उत्पन्न होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत के राजस्थान राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजस्थान। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? जो तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है यह किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में, गुजरात में, छत्तीसगढ़ में या फिर महाराष्ट्र में? तो ये जो तारापुर परमाणु केंद्र स्थित है वह राजस्थान नहीं महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो महाराष्ट्र ऑप्शन नंबर डी में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, महाराष्ट्र में। और राजस्थान में तो हमने आपको इससे पहले क्वेश्चन में पढ़ाया था कि सौर ऊर्जा की सबसे अधिक जो संभावना है वह राजस्थान राज्य में, और तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया महाराष्ट्र राज्य में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, महाराष्ट्र राज्य में। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? मतलब भारत का सर्वाधिक जो क्षेत्र है, सबसे अधिक क्षेत्र है उसमें किस मिट्टी का विस्तार फैला हुआ है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, फिर लैटेराइट मिट्टी? तो भारत की सर्वाधिक क्षेत्रों पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर होगा, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त खेती मानी जाती है। जलोढ़ मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर होगा, जलोढ़ मिट्टी। किसका कथन है? संसाधन होते नहीं बनते हैं। यह कथन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यह बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है कि यह किसका कथन है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो उस व्यक्ति का नाम था जिमरमैन। जिमर ने यह बात कही थी कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जिमरमैन। ये तीनों के तीनों ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर जिमरमैन। कोसी नदी घाटी परियोजना का प्रारंभ कब हुआ था? यह जो कोसी नदी घाटी है इसका परियोजना कब हुआ था? तो एक क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो बिहार का कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। यह नेपाल से उद्गम स्थल इसका है, कोसी नदी का। तो इस पर जो घाटी परियोजना प्रारंभ की गई थी वह कब की गई थी? 1950 ईस्वी में, 48 ईस्वी में, 32 ईस्वी में, 1955 ईस्वी में? तो कोसी नदी घाटी परियोजना का प्रारंभ किया गया था 1955 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोसी नदी घाटी परियोजना का प्रारंभ हुआ था 1955 ईस्वी में। और अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें और आप हमारे वीडियोज़ को लाइक भी जरूर कर दें, क्योंकि आगे ही आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी। कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? यह एक स्थान का नाम दिया गया कुशेश्वर स्थान। तो यह किस जिला में स्थित है? वैशाली में, दरभंगा में, बेगूसराय में, फिर भागलपुर में? तो कुशेश्वर स्थान मतलब बिहार के किन्हीं एक जिलों में से एक है। तो बिहार में कुल 38 जिले हैं और उस 4 जिलों का नाम दिया गया वैशाली, दरभंगा, बेगूसराय और भागलपुर। तो ये जो कुशेश्वर स्थान है यह दरभंगा में स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? तो दरभंगा जिला में स्थित है।
दलित और महादलित की एक नई पहचान बनी है। दलित और महादलित की एक नई पहचान कहाँ बना है? उत्तर प्रदेश में, बिहार में, राजस्थान में या फिर हरियाणा में। तो दलित और महादलित की जो एक नई पहचान बनी है वह बिहार राज्य में बनी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बिहार में दलित और महादलित की नई पहचान बनी है। नस्ल का आधार है, जो नस्ल का आधार है वह जीव शास्त्र, धार्मिक, सामाजिक या फिर आर्थिक है। तो नस्ल का आधार एक जीव शास्त्र आधार है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, नस्ल का आधार एक जीव शास्त्र आधार है। ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? जो ग्राम पंचायत होते हैं उन ग्राम पंचायतों का सचिव कौन होता है? उप मुखिया, सरपंच, पंचायत सचिव या फिर दलपति। तो ग्राम पंचायत का जो सचिव होता है वह उप मुखिया होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उप मुखिया। उप मुखिया उसे कहा जाता है जो मुखिया के जस्ट नीचे वाले पद पर होता है, तो उसे ही ग्राम पंचायत का सचिव कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उप मुखिया। इंग्लैंड में महिलाओं को मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड पहले हम आपको एक बात बताते हैं कि इस क्वेश्चन में पूछा यह जा रहा है कि इंग्लैंड में जो महिलाएं थी पहले उनको मत देने का, वोट देने का अधिकार नहीं था, लेकिन फिर बाद में उनको जब आंदोलन किए थे तो वोट देने का अधिकार प्राप्त हो गया था, मताधिकार प्राप्त हो गया था। तो किस वर्ष को उनको यह वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ था? 1918 में, 1919 ईस्वी में, 1995 ईस्वी में या फिर 1940 ईस्वी में? तो 1918 ईस्वी में इंग्लैंड की महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हो गया था, मतलब वोट देने का अधिकार मिल गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, इंग्लैंड की महिलाओं को 1918 ईस्वी में अधिकार प्राप्त हुआ था। वर्ष 1975 भारतीय राजनीति किस लिए माना जाता है? जो वर्ष 1975 है उसमें भारतीय राजनीति में किस लिए माना जाता है? इस वर्ष आम चुनाव हुए थे, श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था, फिर जनता की सरकार पार्टी बनी थी। तो यह क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुका है पिछले वाले वीडियोज़ में। तो 1975 भारतीय राजनीति किस लिए माना जाता है? यह इसलिए जाना जाता है क्योंकि उस समय देश के अंदर एक आपातकाल लागू हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। आप इन क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में देते हुए चलिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अगर आप आंसर देते हुए चलिएगा तो आपको और भी अच्छे से याद होते चला जाएगा। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया है? यह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है कि बिहार में जो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व है वह किसके द्वारा किया गया? मोरारजी देसाई, नीतीश कुमार, इंदिरा गांधी या फिर जयप्रकाश नारायण? तो जेपी मतलब जयप्रकाश नारायण के द्वारा ही यह संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व बिहार में किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण के द्वारा संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व बिहार में किया गया था। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? यह जो चिपको आंदोलन था यह किससे संबंधित नहीं है? अंगूर के पेड़ काटने की अनुमति से, आर्थिक शोषण की मुक्ति से, शराबखोरी के विरुद्ध आवाज से या फिर कांग्रेस पार्टी के विरोध से? तो जो चिपको आंदोलन है यह कांग्रेस पार्टी के विरोध से संबंधित नहीं है, क्योंकि इसका अंगूर के पेड़ काटने की अनुमति से विरोध था, आर्थिक शोषण की मुक्ति से विरोध था और शराबखोरी के विरुद्ध आवाज से शोषण से मुक्ति था, लेकिन कांग्रेस पार्टी के विरोध से इसकी संबंध नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कांग्रेस पार्टी के विरोध से। सबसे पहले हम आपको चिपको आंदोलन के बारे में बताते हैं कि चिपको आंदोलन जो था वह उत्तराखंड राज्य में हुआ था। चिपको आंदोलन का नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा किया गया था और चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य यही था कि वनों का संरक्षण करना था। जो चिपको आंदोलन में वहाँ की जो महिलाएं थी उत्तराखंड की, वे सभी के सभी जाकर पेड़ से चिपक गई थी और उनका कहना था कि आपको पेड़ को काटने से पहले हमें काटना पड़ेगा। इसीलिए चिपको आंदोलन के नेतृत्व से सबसे पहले तो उन्होंने पेड़ को बचाया था, उससे पहले आर्थिक शोषण से मुक्ति पाई थी और शराबखोरी के विरुद्ध भी आवाज़ उठाई थी। इसका नेतृत्व किसने किया था? तो चिपको आंदोलन का नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा किया गया था। इससे रिलेटेड हमने आपको 2-3 क्वेश्चन बता दिया, वो दोनों 3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। लोकतंत्र एक शासन है जिसमें सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक आदर्श, विशेष मनोवृत्ति है, फिर उपयुक्त तीनों है। तो लोकतंत्र आप जानते हैं कि एक ऐसा शासन है जिसमें सामाजिक व्यवस्था भी है, आर्थिक आदर्श भी है, विशेष मनोवृत्ति भी है और उपयुक्त तीनों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लोकतंत्र एक ऐसा शासन है जिसमें तीनों की तीनों समानताएं हैं, तीनों की तीनों व्यवस्था है। लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, यह किसका कथन है? इससे पहले आपने एक क्वेश्चन पढ़ा कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, यह भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, यह कथन था जिमरमैन का। उसी प्रकार का यह एक कथन है लोकतांत्रिक राजनीति का, वह जियोग्राफी का कथन था कि लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। तो यह कथन किसका है? अरस्तू का, अब्राहम लिंकन और फिर डाइन का। तो यह जो कथन है कि लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, तो यह जो कथन है अब्राहम लिंकन का। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अब्राहम लिंकन ने इस बात को कही थी। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? जो भारत में योजना आयोग का गठन किया था वह कब हुआ था? 15 मार्च 1905 ईस्वी में, 50 ईस्वी में, 15 सितंबर 1950 में, 15 अक्टूबर 1951 में या फिर कोई नहीं? तो भारत में जो योजना आयोग का गठन किया गया था वह 15 मार्च 1950 ईस्वी में किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी में हुआ था। सतत विकास का उद्देश्य है, जो सतत विकास है उसका उद्देश्य क्या है? केवल अपने के लिए, केवल दूसरों के लिए, अपने लिए और अपनी संस्कृति के लिए या फिर उपयुक्त में से किन्हीं के लिए नहीं? तो जो सतत विकास है उस सतत विकास का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ अपने लिए ही होता है, केवल अपने लिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, सतत विकास का उद्देश्य केवल अपने लिए है। नरेगा एक कार्यक्रम है, जो नरेगा है वह किस प्रकार का कार्यक्रम है? राष्ट्रीय स्तर का, प्रांतीय स्तर का, विश्व स्तर का या फिर कोई नहीं? तो नरेगा एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, नरेगा एक कार्यक्रम है राष्ट्रीय स्तर का।
राष्ट्रीय आय समतुल्य है। जो राष्ट्रीय आय वह किस चीज़ पर समतुल्य है? उपभोग व्यय और विनिमय के योग पर, उपभोग व्यय तथा विनियोग के अंतर पर, उपभोग व्यय तथा विनिमय व्यय के गुण को, या फिर उपभोग व्यय तथा विनिमय व्यय को, विनियोग व्यय को। तो जो राष्ट्रीय आय है वह सिर्फ और सिर्फ संतुलित है उपभोग व्यय तथा विनियोग के योग के। मतलब कि जो उपभोग जो होते हैं, जो उपभोक्ता होते हैं वे खर्च करते हैं, और जो विनिमय पद्धति को चलते हुए उसका फिर से योग कर लेते हैं, उसी पर हमारी राष्ट्रीय आय संतुलित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, राष्ट्रीय आय समतुल्य है उपभोग व्यय और विनियोग के योग के आधार पर। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना को हुई थी। इससे पहले वाले आपके वीडियो में हमने आपको एक क्वेश्चन पढ़ाया था कि हमारा केंद्रीय बैंक कौन है, तो हमारा केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। तो यह जो भारतीय रिजर्व बैंक है इसकी स्थापना कब की गई थी? 1934 में, 1935 में, 48 में, या फिर 1941 ईस्वी में। तो जो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी वह 1945 ईस्वी में, 35 ईस्वी में हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 1935 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन बीमारू राज्य नहीं है? इनमें से ऐसा कौन सा राज्य है जो कि बीमारू राज्य नहीं है? बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या फिर उड़ीसा। तो उड़ीसा भी बीमारू राज्य है, बिहार भी बीमारू राज्य है, और मध्य प्रदेश भी उड़ीसा बीमारू राज्य है। क्योंकि बीमारू के अंतर्गत देखिए बिहार भी आ रहा है, उड़ीसा भी आ रहा है, और ये मध्य प्रदेश, एम से मध्य प्रदेश भी आ रहा है। लेकिन जो कर्नाटक है यह बीमारू राज्य नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कौन बीमारू राज्य नहीं है। पूछा यह जा रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा राज्य जो कि बीमारू राज्य नहीं है, तो कर्नाटक ऐसा राज्य जो कि बीमारू राज्य नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कर्नाटक। इनमें से कौन पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है? इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? पंजाब को, केरल को, बिहार को, या फिर दिल्ली को। यह क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार बोर्ड के सिलेबस में बार बार पूछा जाता है, बिहार बोर्ड को दिखाने के लिए कि जो बिहार है वह पिछड़ा राज्य है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिहार। इनमें से कौन पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है? तो बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करती है उस संस्था का नाम क्या है? विश्व बैंक, IMF, UNO, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो विश्व बैंक है इसी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, विश्व बैंक संस्था के द्वारा। यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो जो उपभोक्ता होगा वह कहाँ शिकायत करेगा? जिला कोरम में, राज्य आयोग में, राष्ट्रीय आयोग में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यदि कोई वस्तु का सेवा का मूल्य या कोई वस्तु या फिर कोई सेवा का मूल्य जो होगा 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम होगा तो जो उपभोक्ता होगा उस उपभोक्ता को जो शिकायत करने का मौका मिलेगा वह राज्य आयोग में मिलेगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा कि राज्य आयोग में वह शिकायत कर सकता है। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? अर्थात जो नदियां में बाढ़ आती है वह किस कारण आती है? जल की अधिकता के कारण, नदी की तली में अवसाद का जाना, वर्षा का अत्यधिक होना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप इस क्वेश्चन में कभी भी कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। क्योंकि जल की अधिकता के कारण ही बाढ़ आती है, नदी की तली में अवसाद का जम जाता है इसी कारण। लेकिन हम आपको बता दें इसका जो सही आंसर और नेचुरल आंसर हो जाएगा वर्षा का अत्यधिक होना। क्योंकि जब वर्षा अधिक होती है तभी नदियों में बाढ़ आती है, तभी तो जल की अधिकता होती है। तो सबसे पहले जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्षा का अत्यधिक होना। महासागर की तली पर होने वाले कंपन को क्या कहा जाता है? जो महासागर की तली पर कंपन होती है उस कंपन को किस नाम से जाना जाता है? भूकंप, चक्रवात, सुनामी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो महासागर की तली पर होने वाले कंपन को सुनामी के नाम से जाना जाता है, सुनामी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सुनामी। महासागर की तली पर होने वाले कंपन को सुनामी कहा जाता है। तो इस प्रकार आपका इस वीडियो में 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया गया जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और अगर आपको इसका PDF चाहिए आंसर के सहित तो आप टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको क्विज प्रैक्टिस करने का भी मौका मिलेगा, और इसके PDF के अलावा भी आपको टेलीग्राम चैनल पर कई अन्य सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन और आंसर के सहित PDF प्रोवाइड हो जाएगा। और यह हमारे क्रैश कोर्स का तीसरा क्लास था। इसके बाद इसका 17 क्लास और लाया जाएगा। और अगर आप सिर्फ इन 20 क्लास को अटेंड कर लेते हैं सोशल साइंस क्रैश कोर्स के प्लेलिस्ट को बार बार चेकआउट करके, तो आप 101% सोशल साइंस के एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाइएगा। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आपसे सिर्फ यही गुजारिश है कि आप हमारे वीडियोज़ को अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप हमारी वीडियोस को लाइक भी जरूर करें। इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। और अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।